2010 में भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दी। मेरे साथ आमिर खान भी था। उस समय से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हमारी युवा पीढ़ी अभी मूवी देखना हो तो 3 घंटे का समय निकाल लेंगे, लेकिन वही जब साहित्य की बारी आती है तो युवा उससे दूर हो रहे हैं। बिहार में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, काहे रोक रहे हैं? अरे लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। उपलब्धियां कभी पुरानी नहीं होती। बहुत बहुत बधाई आपको हमारे तरफ से। नहीं चलती। बोले अच्छा, एक ही साड़ी पहन कर आती है? ये मेरी तीसरी साड़ी है। आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। रात्रि को प्रीति भोज में आएँ, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम झपटें और खाएं। बफे सिस्टम है बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, बैल कम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल, सत्याग्रह भूमि चंपारण से बढ़ता भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। आज हमारे साथ हैं देश के सर्वोच्च चौथे नागरिक सम्मान से सम्मानित श्री सुरेंद्र दुबे जी। नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ता भारत जो बनाएगा विश्व गुरु भारत को, और शांत है तो भारत और भड़क जाएं तो महाभारत, ऐसे चैनल को मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं। आपके बीच समी जी और आप हमारे बीच हैं, और मैंने चंपारण जैसी पवित्र भूमि में, जहां मैं ये मानता हूं कि यहाँ का कण कण शालिग्राम है, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है कि मानव होना भाग्य की बात है और कवि होना सौभाग्य की बात है। क्या आप इसे मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज तक पूरे विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय में कविता नहीं पढ़ाई जाती है। फिल्म की एक्टिंग के लिए सेंटर है, हर चीज़ के लिए, कला के हर भाग के लिए सेंटर है, लेकिन सिर्फ एक कविता है जिसके लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। ये आसमान से उतरता है, धरती तक आती है। कविता माँ सरस्वती का वरदान है जो किसी किसी को मिलता है, और नियत करके रखती है माँ शारदे कि तुझे क्या बनना है। सर, आपने कितने समय की उम्र से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था? मैं जब हायर सेकेंडरी में था तब मैंने पहली कविता लिखी, लेकिन मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुति 1990 से दी है। 1990 से मैं हिंदी काव्य मंच में हूँ, और भारत के जितने सम्मान होते हैं, काका हाथरसी, टेपा, 28, चकल्लस, विक्रमादित्य साहित्य सम्मान, निराला सम्मान, सब कुछ मुझे मिला है। और 2010 में भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दी। मेरे साथ आमिर खान भी था। उस समय से मैं इस क्षेत्र में हूँ। विश्व के 11 देशों में कविताएं पढ़ी हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका, यूएस के तो मैंने 42 शहरों में कविता पढ़ी है। डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, फिनिक्स, टेम्पा, अटलांटा, डीसी, न्यूयॉर्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ओहायो राज्य के गवर्नर बॉब टप ने मुझे लीडिंग इंडियन पोएट का सम्मान दिया है। फिर भी मेरे 10 किताबें हैं, जिसमें मेरी एक किताब 2 पाँव का आदमी नाटक संग्रह है जो NSD से अवार्डेड है। और मेरी 10 किताबों में मिथक मंथन एक किताब है, जिस पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन 2000 में PhD दी है। आगरा, रांची, रायपुर, बिलासपुर, मैट्स यूनिवर्सिटी से मेरे ऊपर PhD दी गई है। ये सब उपलब्धियां मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये कोई अभिमान या गर्व की बात है। इसलिए बताना चाहता हूं कि ये तमाम पुरस्कार, ये तमाम सम्मान, हिंदुस्तान का प्रख्यात कवि सम्मेलन, विख्यात कवि सम्मेलन जो पूरे देश में, विश्व में चर्चित है, वह है लाल किले का कवि सम्मेलन, जो गणतंत्र दिवस में होता है। मैंने उसमें 12 बार काव्य पाठ किया है लाल किले में। और ये सब पुरस्कार, सम्मान, ये मैं आपके बीच बताकर गर्व महसूस करूं, अभिमान करूं, ये नहीं है। मैं ये पूरे सम्मान चंपारण जैसी पश्चिमी चंपारण का ये जो पवित्र क्षेत्र है, जो कि बूढ़ी गंडक नदी का तट है, इस जहाँ संत घाट है, ऐसे बेतिया में मैं अपना पूरा सम्मान पुरस्कार सादर
समर्पित करना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर और शक्ति दे, बस यही मेरी कामना है। सर, आपकी इतनी सारी उपलब्धियों के लिए, उपलब्धियां कभी पुरानी नहीं होती। बहुत बहुत बधाई आपको हमारे तरफ से। पहली कविता जो जिससे आपको एक पहचान मिली हो? वो पहली कविता मैं सब जगह पढ़ता हूँ, वो है बफे की दावत, है ना। कल मैंने पंक्तियाँ उसकी। हाँ, पहले क्या था, परंपरा थी, शादी ब्याह में लोग पंगत लगाते थे, परस कर खिलाते थे। अब लोगों के पास टाइम नहीं रह गया और व्यवहार भी नहीं रह गया। एक तंबू लगा देते हैं, बोलते हैं जाइए और खा के आइए, और आदमी जाता है, खाया है कि नहीं खाया है पता नहीं चलता, वो तो लिफाफा पकड़ा के आ जाता है। आगे वाले को जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो आपसे पूछ सके। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आएँ, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम झपटें और खाएं। बफे सिस्टम है बफेलो सिस्टम से कम, सामने में बोर्ड लगा देते हैं बैल कम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था। हमने कहा आप टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूँ, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊँगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर ज़रूर आऊँगा। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों, देखकर नहीं चलती? बोले अच्छा, एक ही साड़ी पहन कर आती है, ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी बाथरूम जाना है, मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी ने कहा अच्छा बेटा जा, आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा और अपने आधा घंटे अपने बाप के समान बाथरूम को भूल जा। और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ये जी लिफाफे में क्या डाला? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबेरे तक खाएंगे लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण। आदमी आए, थोड़ा खाए, ज़्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। बफे में सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता। इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर आएँ। वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार सर। सर, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। हमारी युवा पीढ़ी अभी मूवी देखना हो तो 3 घंटे का समय निकाल लेंगे, लेकिन वही जब साहित्य की बारी आती है तो युवा उससे दूर हो रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल क्या है, हर काल में एक परिवर्तन का काल आता है, लेकिन जो शाश्वत होता है वो रहता है। कविता आज के 100 साल 500 साल पहले भी थी। आज़ादी में भी कविता का योगदान था। मेरा रंग दे बसंती चोला ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परिवर्तन आता है वो स्थायी होता है। परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, लेकिन जो कविता है वो हर युग में शाश्वत है। कविता के सबसे बड़े प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया, जिस पर आज तक 5000 मैं सोचता हूँ 50,000 PhD हो गई होगी, जो पूरे विश्व में गाई, पढ़ी, देखी, सुनी, आदर से रखी जाती है। कविता हर युग में शाश्वत होती है। कविता समाज का दर्पण है और कविता पर परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। एक चीज़ आप समझ जाइए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं टीवी चैनल या सोशल मीडिया के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी मान्यता है जो कुछ हम चैनल में देखते हैं, जो सीरियल हम चैनल में देखते हैं, जिस रात हम देखते हैं उसके बाद वो हमको 5-7 दिन में हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समानांतर जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में आप जो चौथी में पाठ पढ़े रहेंगे,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो हमको आज 70 साल की उम्र में भी याद है। इसका मतलब कविता शाश्वत है और कविता दिल में प्रिंट होती है। और जो कुछ बाकी दिखावा है, अब जितने स्टैंड अप कॉमेडी है और जितने कॉमेडी शो हैं, है ना भाई, इंडियन आइडल है, ये सब एक क्षणिक हैं, लेकिन कविता चिरंजीवी है, शाश्वत है। ये हमेशा हमारे दिल में प्रिंट रहती है, हमारे मस्तिष्क में प्रिंट रहती है। नए कवि हैं, लेखक हैं, जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनत की कमी। क्योंकि क्या होता है, कवि बहुत होते हैं, बहुत लिखते हैं, नए लड़के भी, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए, कविता में कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्रिएटिव आर्ट कभी शॉर्टकट से नहीं होता। और कवि भी दो प्रकार के होते हैं, वन इज़ क्रिएटर एंड वन इज़ परफॉर्मर। एक क्रिएटर होता है और एक परफॉर्मर होता है। क्रिएटर वो होता है जो कविता लिखता है, परफॉर्मर वो होता है जो कविता पढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटर है वो परफॉर्मर हो और जो परफॉर्मर है वो क्रिएटर हो। ये कभी कभी संयोग बनता है कि आदमी क्रिएटर भी होता है और परफॉर्मर भी होता है, और तब कविता सफल होती है। जो लिखते हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं, सोशल मीडिया की टिप्पणियाँ उठा के और उसको कविता में बदल के, उसको छंद में करके, वो चाहते हैं कि हम शॉर्टकट से टॉप पे पहुंच जाएं। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सृजन, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसके सृजन की एक प्रक्रिया है। माँ उस बच्चे को 9 महीने में जन्म देती है, तो वैसे ही सृजन की एक प्रक्रिया है। सृजन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके चैनल चल रहे हैं, आप सोचेंगे कि ये चैनल हमारा क्या है, भारत बढ़ता भारत, ये एक दिन में पूरे भारत में छा जाए, ये संभव नहीं है। इसको छाने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, एक समय लगेगा, वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा। अगर आपके पास धीरज है, आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, तो आपका क्रिएशन एक दिन परफॉर्म में बदलेगा और एक दिन पूरे देश में, क्या विश्व में आपका नाम होगा। सर, साहित्य साधना भी है और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि कविता माँ शारदे का वरदान है। मैं थोड़ा सा भाग्यशाली रहा। मेरे पिताजी वीर रस के बहुत बड़े कवि थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन मेरा कविता के प्रति कोई बहुत अनुराग नहीं था, क्योंकि कवियों की स्थिति उस समय 90 में, आज तो कवि बड़े ग्लैमरस हो गए हैं, उनको बहुत बहुत पेमेंट मिलते हैं, हम भी बहुत पैसे में आए हैं, लेकिन उस समय में तो कवि बेचारे निर्धन, तभी तो निराला की ने कलम बेच दी। तो मेरे को लगता था कि कविता में कुछ नहीं है, मैं कविता नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि कविता मेरे डीएनए में रही, 20 साल नौकरी करने के बाद मैं मंच पर आया, और मंच पर आने के बाद मैंने इतनी उपलब्धियां अर्जित की। तो कविता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो आपके अंदर प्रवाहित होती है। जैसा कि आपने भी मेरे को पहले बताया कि मैं भी कविता लिखती हूँ, तो कविता जो लिखता है वो एक दिन कविता पढ़ता है, और जो एक दिन कविता पढ़ता है वो एक दिन सफल होता है। जो एक दिन सफल होता है उसका नाम भारत में, देश में होता है। सर, क्या जो नए लेखक हैं, जो कवि हैं, उसे कविता को, लेखन को अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, बहुत इमोशनल प्रश्न है। हमारे देश में सबसे कवि और शायरों की जो आर्थिक स्थिति रही वो हमेशा ख़राब रही। मेरा व्यक्तिगत तो ऐसा है कि मैं तो सरकारी डॉक्टर था, गवर्नमेंट अस्पताल में था, मेरे को भरपूर सैलरी मिलती थी। मैंने वो त्रासदी, वो तकलीफ़ तो नहीं देखी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कठिनाई से कवि बना। मैं तो जब मैंने कविता लिखना चालू किए तो मेरा जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन था मेरे पास। लेकिन ये बात सही है, कविता को कैरियर बनाने में कौन कितना सफल होगा इसको तो मैं भी नहीं जानता, उसको तो माँ शारदे जानती है। कविता से आज तक कोई सौदागर नहीं बना, कविता रोटी नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप कुछ और जीविकोपार्जन के लिए करें और उसके साथ अगर आप कविता करें
तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होंगे। अगर आप कविता के लिए समर्पित हो जाएंगे और उसके बाद पूरा अपना जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो कविता, चूँकि मैं मानता हूँ आज मंच बड़े पेमेंट वाले हो गए हैं और बड़े कवियों ने भी उसके पेमेंट को बढ़ाया, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा, इन लोगों ने पेमेंट बढ़ाकर नीचे के कवियों को भी ज़्यादा पेमेंट देने में मेरे कहने का आशय ये है कि जीविकोपार्जन के लिए कुछ होना चाहिए, उसके साथ कविता होनी चाहिए। कविता के लिए समर्पित रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए भी सजग रहें। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, काहे रोक रहे हैं? अरे लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। लेकिन बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ फणीश्वर रात रेणु जी छत में बैठकर लालटेन की रोशनी में राज कपूर को अपनी कहानी सुनाते हैं और उस पर तीसरी कसम फिल्म बनती है। ये बहुत साहित्य की भूमि है, ये बहुत विद्वान लोगों की भूमि है। कितने IAS IPS बिहार से होते हैं। इसलिए बिहार में कविता सुनी जाती है, कविता समझी जाती है, कविता लिखी जाती है और कविता पढ़ी जाती है। इसलिए यहाँ कविता पढ़ना गौरव की बात है। इसलिए मैं बिहार की पूरी धरती को और विशेषकर ये चंपारण के क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।